हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की, जो फर्स्ट बुक है आपकी, बुक वन का लेसन नंबर 2। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो लेसन नंबर हमारा होने वाला है 2, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दो ध्रुवता का अंत। तो दो ध्रुवता के अंत के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, और पूरी अच्छी तरीके से हम डिटेल वीडियो अच्छी तरीके से इसमें बनाने वाले हैं, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप अपनी बुक स्टार्ट करेंगे तो बुक के सेकंड लेसन के सबसे फ्रंट पेज पर ही आपको बर्लिन की दीवार बनी हुई मिलेगी। और बर्लिन की दीवार जो थी वो क्या थी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बर्लिन की दीवार है क्या। बर्लिन की दीवार है क्या। तो बर्लिन की दीवार जो है वो पूर्वी और पश्चिमी खेमे के विभाजन का प्रतीक थी, या हम इसे बोल सकते हैं कि ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी, जर्मनी जो है इस देश की राजधानी बर्लिन है, और शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, और ये दीवार 9 नवंबर 1989 में वहां की आम जनता के द्वारा गिरा दी गई, यानी कि तोड़ दी गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1989 में इसे गिराया गया और 1961 में इसको खड़ा किया गया था। 19 से 19 कट जाएगा, और 9 में से एक गया तो 8, और 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि 28। तो 28 वर्ष तक ये दीवार जो है वो खड़ी रही थी, और ये दीवार तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी थी। अब हम बात करते हैं बर्लिन के बारे में। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि बर्लिन की दीवार क्या है, या बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो आप बता सकते हैं। या बर्लिन जो है वो किस देश की राजधानी है, तो आप बोलेंगे जर्मनी की राजधानी है, और किसका प्रतीक थी, शीत युद्ध का प्रतीक थी, और पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। अब पूर्वी और पश्चिमी खेमे क्या है, पश्चिमी खेमे का मतलब है यूएसए, और पूर्वी खेमे का मतलब है यूएसएसआर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। अब ये सोवियत संघ है क्या, यूएसएसआर है क्या, इसका अस्तित्व कब हुआ, यानी कि कब निकलकर सामने आया, तो सारी डिटेल जानकारी अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो 1917 के अंदर क्या हुआ, रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई, रूस के अंदर एक बोल्शेविक क्रांति हुई। उसके बाद में समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। अब सोवियत संघ जो था वो कुल मिलाकर 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 15 गणराज्य यानी कि 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। अब सोवियत संघ का जो निर्माण था वो गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसए जो है वो क्या है, अमेरिका यानी कि पूंजीवादी था, और यूएसएसआर जो है वो क्या था, साम्यवादी था। तो इसलिए ये जो है गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। तो यहाँ हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, कि जो 15 गणराज्य थे उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जो कि आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे देशों के नाम मिल जाएंगे। ये 15 देश जो थे इसके अंदर टोटल मिलकर जो है इन्होंने क्या करा, सोवियत संघ का निर्माण किया। अब उसके बाद में इस लेसन के अंदर से आपका एक मेन क्वेश्चन जो आएगा वो आता है आपका सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें आपसे पहले पूछा जाएगा सोवियत प्रणाली क्या थी, और उसके बाद में इसी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, कि सोवियत संघ में साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाएगी। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो चलिए मैं आपको और भी ज्यादा आसान तरीका बता देता हूँ। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो सोवियत प्रणाली व्यवस्था है जिसमें सोवियत संघ ने अपना विकास किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी प्रणाली प्रचलित थी। साम्यवादी का मतलब जो कि सबका भला करती हो, और इसीलिए उसको क्या बोला गया, सोवियत प्रणाली कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर, क्योंकि 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको उसकी अब विशेषताओं का भी वर्णन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी विशेषताओं के बारे में। तो जो सोवियत संघ थी उसकी जो विशेषता, सोवियत प्रणाली जो थी उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। तो पहली विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये देखी जाती है कि सोवियत प्रणाली जो है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध थी। सिंपल सी बात है, जो यूएसए है इसका विरोधी किया जा रहा था, जब भी तो यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर इसके बिल्कुल अपोजिट में है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं आपको पहली बता देता हूँ, यूएसए और यूएसएसआर। जो यूएसए है वो क्या था, वो आपका पूंजीवादी पूंजीवादी और स्वतंत्रता पर आधारित था। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी समानता पर आधारित था।
तो सेम यहाँ पर बताया गया है कि जो सोवियत प्रणाली थी वो पूंजीवादी व्यवस्था का बिल्कुल विरोध थी और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। अब सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित का मतलब क्या होता है? नियोजित का मतलब था पूरी प्लानिंग के साथ में, ठीक है, प्लानिंग वाली। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था वहां पर। क्या था? तीसरा, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो वहां पर एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब उस कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर क्या था? दबदबा था। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर तो इसकी विशेषताओं में एक और कि न्यूनतम जीवन स्तर था। यहाँ पर बहुत कम पैसों के अंदर जो है स्वास्थ्य की बात की जाए, ठीक है, स्वास्थ्य हो या फिर अगर हम खाने की बात करें तो सब कुछ यहाँ पर बहुत ही कम जो है न्यूनतम स्तर पर जो है सबको प्रोवाइड कराया जाता था। अब यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि बेरोजगारी वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर हम आगे देखें तो इसमें उन्नत संचार प्रणाली थी। अब उन्नत संचार प्रणाली में क्या था कि अगर एक छोटी सी पिन की बात की जाए, छोटी सी पिन की बात की जाए तो पिन से लेकर एक बहुत बड़ी कार तक की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पिन से लेकर कार तक की सभी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो जीडीपी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन जो था वो बहुत ज्यादा सोवियत प्रणाली का अच्छा था। तो ये इसकी एक विशेषता थी। उसके बाद हम बात करें कि मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। मिल्कियत का मतलब जो भी चीज वहां पर है राज्य के अंदर उसके ऊपर जो है किसका स्वामित्व था? राज्य का स्वामित्व था। अब जो उत्पादन होगा वहां पे जितने भी साधन है उत्पादन के, उनके ऊपर भी किसका नियंत्रण था? राज्यों का नियंत्रण था। तो आई होप आपको सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा 4 नंबर का। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें इसके अंदर आता है दूसरी दुनिया के देश। अब दूसरी दुनिया क्या है? तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि जो दुनिया की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको बात करेंगे पहली दुनिया जो है वो कौन है? अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका को जो है पहली दुनिया बोला जाता है। अगर हम दूसरी दुनिया की बात करें तो यहाँ पर वो कौन है? वो है आपकी सोवियत संघ, ठीक है। अब आपसे एक और चीज पूछी जाती है, तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं? तो तीसरी दुनिया जो है आपकी नेम। अब नेम क्या है? आपने बहुत पहले यानी कि फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा होगा गुट निरपेक्षता के बारे में। गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता को ही इंग्लिश में हम नेम बोलते हैं, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आ जाए कि नेम की फुल फॉर्म लिखें तो आप याद रखें कि नेम की फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपका जो है इसकी फुल फॉर्म है और जिसको हम गुट निरपेक्षता बोलते हैं। और जो देश अमेरिका के साथ नहीं गए, सोवियत संघ के साथ नहीं गए, जिन्होंने अपना स्वतंत्र विकास करने के लिए एक अलग नीति अपनाई जिसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है, इसी को हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, ठीक है। और हम यहाँ बात करने वाले हैं दूसरी दुनिया के बारे में, तो यानी कि सोवियत संघ के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरी दुनिया के देश की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था। जो पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे, यानी कि यूरोप के दो भाग बटे, एक तो होगा आपका पूर्व वाला और दूसरा होगा आपका पश्चिम वाला। तो पश्चिमी वाला जो भाग था वो चला गया यूएसए यानी कि अमेरिका के अंडर में, और पूर्वी वाला जो था वो था आपका सोवियत संघ के अंडर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो समाजवादी प्रणाली पर डाले गए थे और इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट अभी तक नहीं रहा होगा। और हम आगे चलते हैं कि साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था जो है और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है इसमें अंतर क्या है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर। तो सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, पहला पॉइंट, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है इसके अंदर और राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अंदर। योजनाबद्ध तरीके से यानी कि पूरे प्लानिंग के तरीके से काम किया जाता है यहाँ पर, और यहाँ स्वतंत्र और आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित होता है। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं है और इसमें व्यक्तिगत पूंजी की महत्वता होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो है पूंजीवादी स्वतंत्रता पर आधारित है, ठीक है। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित है और ये अधिकतम लाभ पूंजीवाद के सिद्धांत पर काम करती है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सन 1985 के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया था। अब 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण को अपनाया और उन्होंने दो नीति अपनाई थी, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, यानी कि पुनर्रचना और खुलापन। अब इस नाम से इन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए थे। अब हुआ क्या कि उसके बाद में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा हुई। सोवियत संघ जो था यानी कि एक बड़ी महाशक्ति अचानक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से गायब हो गई। तो ये जो गायब हुई थी उसके पीछे क्या कारण था, सोवियत संघ किस तरीके से विलुप्त हो गया, तो वो भी हम इसके अंदर जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि 1991 में क्या हुआ। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में एक नई सरकार आई। अब पूर्वी यूरोप के देशों ने क्या करा कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने मिलकर
सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि सोवियत संघ अब नहीं रहा। और जैसे ही इसकी समाप्ति की घोषणा हुई तो CIS, यानी कि CIS का मतलब क्या था, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको हिंदी में स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल कहा जाता है, 15 नए देशों का उदय हुआ। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ का जब, यानी कि USSR, जब 1917 के अंदर जब बोल्शेविक क्रांति आई थी तो उसमें 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और वही 15 गणराज्य जब टूटे तो नए नए देशों का उदय हुआ। और इस पूरे देश के अंतर्गत अगर हम बात करें, USSR का उत्तराधिकारी कौन हो गया, रूस। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या रही, किस वजह से सोवियत संघ जो था वो बिल्कुल कमजोर हो गया। तो उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी क्या कमियां रही, सबसे पहली इसमें कमी यही बताई गई है कि 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी चीज है तो उसमें सिंपल सी बात है, आपको डेली अगर आपको पनीर अच्छा लगता है बट आपको पूरे 365 दिन आपको पनीर खाने को मिले तो शायद आपको पनीर से भी नफरत हो जाएगी। तो कोई चीज अगर अधिक मात्रा में मिलती है आपको तो नफरत ही पैदा करती है। तो क्या हुआ, 70 सालों से एक ही पार्टी का शासन था और जनता जो है इस वजह से क्या हो गई, ऊब गई थी। और उस जनता ने क्या करा कि इसको जो है बिल्कुल ये जो पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह पाई। तो इसमें निम्नलिखित कमियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली कमी आती है इसके अंदर, कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो गया। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, गतिरुद्ध हो गई। आगे हम बात करें कि भारी भ्रष्टाचार बढ़ गया इसके अंदर, और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था जो थी वो अनेबल थी, यानी कि अक्षम थी। ठीक है ना, अनेबल यानी कि अयोग्य थी। और विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। अब इतना बड़ा विशाल देश, क्योंकि 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, सिंपल सी बात है, और शासन प्रणाली केंद्रीकृत थी। ठीक है, तो इस वजह से भी ये इसकी कमियों के अंदर आता है। अब नेक्स्ट कमी की बात करते हैं। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था, क्योंकि 70 सालों से एक ही पार्टी थी, तो इस वजह से क्या हुआ, सत्ता जो थी वो धीरे धीरे जनता जो थी उसके बिल्कुल विरोध में जा रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह थे जो प्रगति के नेता भी थे, और क्या हुआ, ये जो नेता थे जिनको जनता से कोई भी लेना देना नहीं था, सरोकार नहीं था। सरोकार का मतलब है लेना देना, इनसे कुछ भी नहीं था। जब जनता से कोई लेना देना नहीं होगा तो जनता क्या तुमसे खाक कुछ लेना देना रखेगी, तो जनता भी क्या बोलेगी, इल्ले चलो अपना काम करो। तो जनता ने भी यहाँ से क्या करा कि भाई उस सोवियत जो कम्युनिस्ट शासन था उसका बिल्कुल विरोध किया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेष अधिकार मिल रहे थे। और जैसे कि बोलते हैं ना कि चच्चा विधायक हैं, गाड़ी लेकर चल देते हैं, तो इस तरीके से ही जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो लोग भी अपने आप को कुछ ज्यादा बड़े बड़े अधिकारी मतलब मानने लगे थे, और कुछ ज्यादा विशेष विशेष अधिकार अपने साथ में लेकर घूम रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके अंदर से आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपके इस वाले लेसन में से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की संभावना रहती है, वो रहती है सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। और ये आपके पिछले आगामी जो पिछले जो आपके जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स जो गए हैं उसके अंदर कम से कम तकरीबन 8 या 9 बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्या है, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंदर, आपको पहला टॉपिक बनाना है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ना कर पाना। ठीक है, ना कर पाना। तो ये आपका पहला टॉपिक रहेगा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ना कर पाना। इसके अंदर आप बताओगे कि जो है सोवियत संघ जो है इसलिए विकसित हुआ क्योंकि वो जो है जनता की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। जैसे ही वहां पे मिखाइल गोर्बाचेव ने जनता की आकांक्षाओं की बात की तो जनता की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उबड़ा, यानी कि ज्वार का मतलब क्या है, एक बुखार, यानी कि इतनी गर्मी निकली कि भाई वो जनता की इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पाए। और फाइनली क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसका कारण था कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया जिस वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये दूसरा इसका कारण था, नौकरशाही का शिकंजा। आप इसका टॉपिक बनाएगा और उसके बाद में आप उसके अंदर लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, या फिर हम बोल सकते हैं कि लगातार 70 सालों से एक ही पार्टी का शासन था, जनता उससे ऊब गई थी। ठीक है, जनता उब गई थी। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना कि 365 दिन तक अगर आपको जो है आपका फेवरेट पनीर भी आपको खिलाया जाएगा तो वो पनीर भी आपको बहुत बेकार लगने लगेगा। तो सेम इसी प्रकार से 70 साल से जब एक ही पार्टी शासन कर रही थी तो जनता इस शासन से ऊब चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोवियत संघ में सोवियत संघ में अपना पैसा संसाधन
पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वे उसके नियंत्रण में बने रहे। अब हुआ क्या कि भैया आपने एक बनाई बिल्डिंग बहुत बढ़िया सी, अब उस बिल्डिंग में आपने लगा दिया पैसा दब के, अब उस बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति है बीमार, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो बिल्डिंग पे आप कितना भी पैसा लगा लो, व्यक्ति पर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तो दिक्कत ही होगी ना। तो यही हुआ कि जो पैसा लगना चाहिए था जनता के ऊपर, उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, परंतु सोवियत संघ ने सारे संसाधन, सारा पैसा लगा दिया कहां पर, हथियारों पर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था। देखो सिंपल सी बात है कि भाई कोई आपको बता दे भैया इस चैनल पर आप पढ़ाई कर लो, ये चैनल बहुत बढ़िया है, आप उस चैनल पर पढ़ रहे हैं और उस चैनल पर ये बोला जा रहा है, आप इस चैनल के अलावा किसी चैनल पर आपको कोई बढ़िया सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। परंतु अगर आपने गलती से भी दूसरा चैनल विजिट कर लिया और आपको पता चला कि भैया यहाँ तो कुछ और ही मिल रहा है, वो तो हमें चूरन बना रहे थे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो ये बताया गया कि सोवियत संघ जो है वो विकास कर रहा है, परंतु ये बिल्कुल गलत था। तो इस वजह से भी क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। अब जो पैसा मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर वाली लाइन में, सेम हथियारों पर पैसा लगा रहे हैं भैया, हथियारों पर पैसा लगाओगे तो क्या होगा, तो सरकार थोड़ी ना बन जाएगी, तो भाई गुंडागर्दी करने से कुछ नहीं होता। तो जो पैसा उन्हें जनता पर लगाना चाहिए था उन्होंने लगा दिया हथियारों पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले में पीछे रहना, और बोला जा रहा था कि भाई यूएसए से ज्यादा तगड़ी तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, यूएसएसआर वाले, पर बाद में पता चला तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ था ही नहीं, पश्चिमी के मुकाबले बहुत पीछे थे। रूस की प्रमुखता हो गई थी, जो रूस था आपका, जिसको हम पहले सोवियत संघ कहते हैं, अब जब सोवियत संघ 1991 के अंदर विघटन हो गया तो उसके बाद में रूस जो है सबका पप्पा जी बन गया। तो रूस जब पप्पा जी बन गए तो क्या हुआ कि रूस की प्रमुखता ज्यादा हो गई, इस वजह से सोवियत संघ का और भी ज्यादा जल्दी विघटन हो गया। उसके बाद में एक और चीज भैया जी, वो जो आए थे ना चच्चा विधायक हैं मिखाइल गोर्बाचेव जी, वो आए, उन्होंने दो सुधार भी निकाले थे, पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका विरोध किया गया था। और फाइनली क्या हुआ, वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, तो इन्हीं की पार्टी के नेता इनका विरोध करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, जो उसकी जीडीपी थी, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, वो भी क्या हो गई, बिल्कुल एक जगह पर जाम हो गई। ठीक है। और राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुत्ता की इच्छा का उपहार हुआ। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्र के प्रति भाई साहब बिल्कुल ही देशभक्त बन गए सारे के सारे, और फिर क्या हुआ, फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद में लास्ट टॉपिक देखते हैं कि सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही ना होना। क्या हुआ भैया, सोवियत प्रणाली आई तो पर सत्तावादी काम करने लगी कि भैया हाँ ठीक है पार्टी में आ गए, पर जनता के प्रति तो कोई जवाबदेही नहीं थे ना, जनता के प्रति तो कोई कार्य नहीं हो रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो गया। बोलिए स्वाहा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका इसमें से आता है, वो आपका हो गया कौन सा, वो हो गया कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखो परिणाम, परिणाम का मतलब क्या है, रिजल्ट। ठीक है, तो किसी भी चीज के रिजल्ट जो है खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे ट्रेंड के अंदर एक गाना चल रहा है पतली कमरिया, उसका क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ और छात्र जो है रस्टिकेट कर दिए गए स्कूल से। तो आप भी ऐसा ना करें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। तो यहाँ पर शीत युद्ध का संघर्ष जो था वो समाप्त हो गया और दूसरी दुनिया का पतन हो गया। उसके बाद में एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका का वर्चस्व। अब वर्चस्व का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, हर गली के अंदर सबके एक पप्पा जी होते हैं, यानी कि गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति होता है जो कि अपनी हुकूमत दिखाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चस्व बोलते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका दूसरा परिणाम ये भी निकला कि अमेरिकी वर्चस्व का उदय हो गया। तीसरा क्या हुआ जी, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। वो जो बन रहे थे ना भाई बहुत ज्यादा हथियार अपने यहाँ, ठीक है भाई हमारे पास में इतने, हमारे पास में इतने, तो ये जो हथियारों की जो होड़ हो रही थी ना वो भी खत्म हो गई और सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए नए देशों का उदय हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे जी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था, ये जो बड़ी बड़ी संस्था जो थी, ये ताकतवर देशों की सलाहकारी बन गई। ताकतवर देश, आप जैसी ताकतवर देश का नाम है तो याद रखना जी अमेरिका की बात की जा रही है, क्योंकि अमेरिका ही पूरे देश के क्या है, पापा जी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, कि रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। जो भैया ये जो सोवियत संघ थे ये बेचारे चल बसे, तो इनकी पैरवी करने के बाद में रूस ने क्या करा, अपने आप को बना लिया उत्तराधिकारी। उसके बाद विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तन हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी महाशक्तियां हैं भैया, जब लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या होगा, और भी बड़ी बड़ी शक्तियों का उदय होगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये धरे के धरे रह गए और अचानक अमेरिका ही क्या बन गया, अपने आप में किंग बन गया।
तो पूरे देश के अंदर किसकी हुकूमत हो गई? अमेरिका की हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर क्या था? ये था हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। और इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक, वो कौन कौन से हैं? 2 टॉपिक अगर हमारे, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब ये शॉक थेरेपी क्या थी, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि इसको मैं भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा अगले वाले उसमें। उसके बाद में उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। तो ये आपका जो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखो भैया, जब किसी का नुकसान होगा तो किसी का तो फायदा होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो सबसे पहला, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। अब भैया ये तो बिल्कुल ही घर में घुस जाएंगे आराम से। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। ठीक है, धक्का लगा, जैसे वो गाना है ना, कांटा लगा, इस तरीके से। आगे चलते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि जो विश्व के बड़े बड़े, जैसे हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, इंटरनेशनल मिलिट्री फंड जो है आपका और वर्ल्ड बैंक जो है, इस पे क्या हुआ, इसके मैंने बताया था ना, अमेरिका जो है उसका अपने आप में वर्चस्व बढ़ गया। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा भी मिल गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? कि विश्व में एक महाशक्ति का होना। यानी कि जो अमेरिका है, यूएसए, मैंने आपको बताया ना, वो क्या बन गया था? वो किंग बन गया, पूरे देश का राजा। ठीक है, तो अमेरिका पूरे देश का राजा बन गया। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ध्रुवीय विश्व, विश्व में एक महाशक्ति का होना। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, क्योंकि जब 2 बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी, अब एक चकनाचूर होगी तो अकेली एक ही बचेगी। ठीक है, और उस वक्त अमेरिका वर्चस्व, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई भी देश नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो पापा जी से लड़ाई करे। पापा जी बोले तो अमेरिका। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, और क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई, और अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व का कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 455.9 अरब डॉलर अमेरिका इकलौता अपने सैन्य खर्च पे करता है एक साल के अंदर खर्चा। और वहीं विश्व के 12 शक्तिशाली देश मिलकर 449.4 अरब डॉलर खर्च करते हैं अपनी सेना पर। तो जिससे कि आप मान सकते हैं कि विश्व में अमेरिका ही जो है सबका पापा है। आगे चलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व था। जैसे कि उसकी जीन्स, नीली जीन्स, कोका कोला, पेप्सी विश्व भर में संस्कृतियों पर हावी हो रही है। जैसे बोलते हैं ना भाई साहब, इसने जींस पहन रखी है। ठीक है, वो जींस किसकी है? वो अमेरिका की देन है। किसकी देन है? अमेरिका की। बंदा जो है, बंदा हैंडसम लग रहा है, किस वजह से? क्योंकि अमेरिका की जींस पहन रखी है। ठीक है, आज भाई हम लोग बोलते हैं ना, वो यो तेरा भाई ड्यूड है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हाथ में ले लेते हैं पेप्सी की बोतल और बाइक चलाते हुए आराम से एक हाथ से भाई पेप्सी पी रहे हैं। तो ये भी किसकी देन है? ये विदेशी देन है। यानी कि अगर हम संस्कृति की बात करें, आज सब कुछ जो है विदेशी होता चला जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं हथियारों की होड़ की कीमत। जो हथियारों की होड़ कर रहे थे ना ये, हाँ भाई तेरा भाई तेज है, हाँ चल आ जा, बुला ले, इस तरीके में इन्होंने क्या करा? बहुत सारे हथियारों की होड़ कर दी। अब इस होड़ में इनका फायदा देखो क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर तो दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। बंदे तो बुला रहा है, पर बाद में पता चला बंदे तो उसी के साथ के हैं। तो क्या हुआ? उसी को धर लिया। तो हुआ क्या कि भैया अपने आप में हथियार तो बढ़ाए जा रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी थोड़ी ना सी बढ़ जाएगी। तो उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। अब हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी जो वर्ड है आपका, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब देखो, आघात पहुंचाकर उपचार करना क्या होता है? आजकल के लड़के इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे किसी लड़की ने, भाई साहब देखो देखो, लड़की बोलते कैसा अच्छा लग रहा है। लड़की ने, किसी ने बोल दिया आई लव यू, वाह भाई वाह, आपको बोल दिया आई लव यू, पर उसने एक लाइन और जोड़ दी, एज अ फ्रेंड। तो क्या होता है कि भाई लड़की ने बोल दिया आई लव यू, आपको अच्छा लगा, पर उसने बोल दिया एज अ फ्रेंड, तो आपको थोड़ा सा दुख हो गया। तो पहले उन्होंने क्या करा? आघात पहुंचाकर उसने उपचार कर दिया, है ना। तो भाई आई लव यू दिल तोड़ दिया,
उसके बाद में एज अ फ्रेंड, तो कहीं ना वो आई लव यू बोलकर दिल खुश कर दिया, एज अ फ्रेंड बोलकर दोबारा से दिल तोड़ दिया। तो ये क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद में क्या हुआ, सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उस द्वारा क्या था कि मतलब इन्होंने एक मॉडल अपनाया था, और इसी मॉडल को क्या बोला गया, शॉक थेरेपी बोला गया। ठीक है, ये मैं आई लव यू मिटा देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो हो सकता है भाई किसी के पेरेंट्स के साथ आप वीडियो देखोगे तो कहेंगे क्या पढ़ा रहा है मास्टर। आगे चल लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी, तो विशेषताओं को लोग देखते हैं इधर। तो पहली क्या थी कि भाई मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, ये सब जो है इसकी विशेषताओं में आता है। सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदल दिया गया, पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी और मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। बोला क्या गया जी भैया कि पूंजीवादी व्यवस्था को, यानी कि सिर्फ बोला गया पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाएगा। ठीक है, और कोई सी व्यवस्था के लिए जगह नहीं थी, सबके लिए इल्ले। ठीक है, डायरेक्टली मना था। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, तो यानी कि जो शॉक थेरेपी अपनाई गई इसके परिणाम क्या हुए। तो शॉक थेरेपी के परिणाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कि पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस की मुद्रा रूबल जो थी ना, रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें नाक के तौर पर गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, सरकारी रियायत खत्म हो गई और ज्यादातर लोग गरीब हो गए। लो भैया क्या हो गए, गरीब हो गए, और ये लोग रोने लगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब 90% औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, निजी हाथों में और निजी कंपनियों के दे दिया गया औने पौने दाम पर। अब औने दोने दोने दाम पर जब बेचा जाएगा तो इसको क्या बोला गया बाद में, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ये क्वेश्चन अभी आता है आपका 1 नंबर में कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। आर्थिक विषमता बढ़ी, आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट, माफिया वर्ग का उदय और अमीर और गरीब के बीच में तीखा विभाजन हो गया। और कमजोर संसद में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे कि सत्तावादी राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया। अभी जो इतिहास की सबसे बड़ी जो गराज सेल जो मैंने आपको बोला ना, ये क्या है इधर देख लीजिए, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ठीक है जी, इसमें क्या था कि शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिसमें पहले साम्यवादी शासन था, और रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा और लगभग 90% औद्योगिकों को हाथों को कंपनियों में, मतलब उद्योगों को क्या कर दिया गया, निजी हाथों में बेच दिया गया, कंपनियों को बेच दिया गया। और आर्थिक ढांचे का ये जो पुनर्निर्माण था सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ, और इसीलिए इस वर्ड को यहाँ पर बोला गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। आगे बात करते हैं कि गराज सेल जो जैसी हालत थी उत्पन्न होने के क्या कारण थे भाई साहब, क्यों ऐसे गराज सेल वाली जो स्थिति थी उत्पन्न हुई थी, इसको भी देख लेते हैं। कि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दाम पर बेच दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों को बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक फ्लैट मिल रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है, आपके पास में एक पत्र दे दिया सरकार ने कि 2 लाख रुपए आप जमा कराइए और फ्लैट ले लीजिए, पर आपके पास में नहीं है भैया फूटी कौड़ी भी, तो आपने क्या करा, एक बंदा और यहाँ पर आया ठाकुर साहब, इसने क्या बोला, ला भाई ला 1 लाख में अपना एक पत्र बेच दे। इसने क्या सोचा भैया मैं तो 2 लाख में तो ले ही नहीं पाऊंगा, उन्होंने 1 लाख का इसी को बेच दिया, तो काला बाजारियों ने क्या करा, ऐसे ही अधिकार पत्र छीन लिए। रूसी मुद्रा रूबल में नाट के तौर पर गिरावट आई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, कि भैया जो भी सेविंग थी वो बिल्कुल खत्म सी हो गई। ठीक है, चलिए भाई, इतनी देर तक पढ़ते पढ़ते आप जरूर संघर्ष और तनाव के क्षेत्र को पढ़ने के लिए मजबूर हो गए होंगे, तो देख लेते हैं। जैसे कि आप संघर्ष कर रहे हैं बहुत देर से और तनाव आपको हो चुका है, तो सेम यहाँ पर टॉपिक भी आपके सामने वही आ चुका है, संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। तो पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी थी। अब रूस के 2 बड़े बड़े गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, इसमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला और उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बढ़ गया, चेक तथा स्लोवाकिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। अब सबसे ज्यादा चीज देखने वाली ये है यहाँ पर कि आपके इस बार के एग्जाम में अरब स्प्रिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका नया टॉपिक है, इससे पहले अरब स्प्रिंग के बारे में कभी नहीं पूछा गया है। तो अरब स्प्रिंग क्या है देख लेते हैं। 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जन आंदोलन हो रहे थे, और ऐसे ही एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी भैया, इसकी शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया में।
ट्यूनीशिया में क्या हुआ, 2010 के अंदर मोहम्मद बाउजीजी नाम का एक बंदा था। अब इसने क्या कर लिया, अपने आप को आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली, कि भैया जो वहाँ की पुलिस थी ना, वो क्या करती थी, हफ्ता वसूली करती थी। इस वजह से इस बंदे ने गुस्से में आकर क्या करा, आत्महत्या कर डाली। अब जब आत्मदेह के साथ में जैसे ये बंदा मर गया, तो अब हुआ क्या भैया, विरोध प्रदर्शन हुए। अब विरोध प्रदर्शन के तरीके क्या थे, कि जगह जगह पर हड़ताल धरना, ठीक है, हड़ताल धरना मार्च रैली, ये सब चीजें यहाँ पर की गई थी। अब विरोध का कारण क्या था, तो विरोध के कारण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देख लेते हैं कि विरोध का कारण क्या था। अरे भैया कैसे नहीं चल रहा, चल तो रहा है, ठीक है। विरोध का कारण देखेंगे तो सबसे पहले जनता का संतोष, जनता खुश नहीं थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तानाशाही, तानाशाही समझते हो ना, तानाशाही सुनते ही नाम आता है हिटलर का, हिटलर भैया, हिटलर दादा, ठीक है। ये जो है 20 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हिटलर हिटलर जो है अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम लेते ही सबसे पहले तानाशाही हमारे माइंड में आता है। मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया था, ठीक है, मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया। भ्रष्टाचार, ठीक है, बेरोजगारी, देखो यहाँ पर री लिखना ही भूल गए, बेरोजगारी, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिन क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र, सॉरी बाल्टी नहीं, बाल्टिक। तो ये जो है हमारा वो क्या है, कि बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण क्या हुआ, बहुत सारे प्रांतों में बढ़ गया। जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे, जिसमें जो है बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भैया इतने डिफिकल्ट नाम है ना, शायद तुमसे पूछे ही जाए गलती से भी, पर फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, हमारे इसमें है तो। बाल्टिक क्षेत्र जो है, इसके अंदर बताया गया लुथानिया ने मार्च 1990 में क्या हुआ, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब एस्टोनिया ने और लताविया और लिथुआनिया ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। और 2004 में किसके, नाटो के सदस्य बन गए। नाटो मतलब समझते हो, नाटो का मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में किसने की थी, जो की थी यूएसए ने, किसने, अमेरिका ने की थी, ठीक है, जिसमें 12 देश शामिल थे। ये अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक युद्ध चला, यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चला। अब अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिजिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। और मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। तो देखिए, शिक्षा अखाड़ा चैनल, और वहां पर आपके अखाड़ा अवार्ड आ गया, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनकर। आगे चलते हैं, पूर्वी साम्यवादी देश और भारत के बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ पर थोड़ी। पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ में विशेष रूप से प्रगाढ़ हैं। आपको पता होगा कि 1971 के बाद में जो है भारत ने 20 वर्षीय संधि भी की थी रूस के साथ में। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, वाह जी वाह, दोनों एक साथ सपने देख रहे हैं, हो सकता है जल्दी पूरा हो जाए। आगे देखते हैं, दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का और वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है और रूस से तेल का आयात करता है। परमाणु योजना और आंतरिक योजना में भी रूसी मदद। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की भी कोशिश की है। और गोवा में 2016 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था ब्रिक्स सम्मेलन। इस दौरान क्या हुआ था, रूस भारत के बीच में 17 वर्षीय सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे रूस के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के बीच में रक्षा और परमाणु अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया था। बोलिए स्वाहा। तो हमारा ये जो अध्याय था वो खत्म हो चुका है। और शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध वाले चैनल पर आपको एक वीडियो आपको यहाँ पर लेसन नंबर 2 की कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे को जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हमें समय जैसे ही मिलेगा हम आपके उस महत्वपूर्ण कमेंट का आंसर जल्द से जल्द आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।